तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10th का साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो आपका एग्जाम के पॉइंट दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है। तो इसमें कुल 20 क्वेश्चन लाए हैं और 20 क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितना तारीफ करेंगे इस क्वेश्चन उतना कम पड़ जाएगा। तो हम लोग देर ना करते हुए आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। और इससे पहले मैंने और 20 क्वेश्चन बता रखे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। समझो कि इस बार 2027 में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बल्कि आ चुका है, छप चुका है। तो जाके एक बार जरूर कर लीजिएगा उसको भी, और इसको सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, इसके बाद वहां पे जाके बाद में आप देख लीजिएगा। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा को किस नियम से ज्ञात किया जाता है। यानी कि बोल रहा है कि विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा है उसको किस नियम से ज्ञात किया जाता है। तो कौन सा नियम से ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पे क्या है कि न्यूटन का नियम से, फिर या फिर जूल का नियम से, या फिर ओम का नियम से, या फिर फ्राइडे का नियम से। तो किसके द्वारा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा को किस नियम में ज्ञात किया जाता है। तो कौन सा नियम में हम लोग करता है, या फिर न्यूटन के नियम में, या फिर जूल का नियम है, या फिर ओम का नियम, या फिर फ्राइडे का नियम। ये क्या है आपका। तो इस साइंटिस्ट का नाम है आपका। नाम आप लोग नाम को देख के अब बता नहीं, तभी का नाम ऐसा ही रहता है। जैसे कि न्यूटन का नियम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का बल का खोज किया था न्यूटन। फिर जूल का होता है, ये आपका क्या है, जूल हो गया। ओम का नियम, फिर फ्राइडे का नियम, ये आपका क्या है, वैज्ञानिक का नाम है ये आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल का नियम है। क्या है आपका। तो जूल का नियम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या बोला गया है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो वाट हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, फिर वोल्ट हो जाएगा। तो क्या होगा आपका किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि विद्युत मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मीटर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत का धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, या फिर प्रकाश के परावर्तन पर करता है, या फिर विद्युत अपघटन पर करता है, या फिर ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। किस पे करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है कि दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे फ्लोएम का बायां हाथ का नियम होता है, फिर दाएं हाथ तथा अंगूठा नियम होता है, या फिर आपका ओम का नियम होता है, या फिर मूल का नियम होता है। तो आपको अगर आप पढ़े होंगे इसका एनसीईआरटी ने, तो उसमें आपको बताया होगा कि दाएं हाथ जैसे कि अंगुली, तर्जनी, माध्यमा, सब इस तरह से करके आपको पढ़ाया होगा। तर्जनी, माध्यमा, जैसे कि अंगूठा आपका दिशा के क्षेत्र को बताता है, जैसे कि माध्यमा हो गया, तर्जनी हो गया, इस तरह से आपको वहाँ पे आपको बताया होगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा नियम का आपका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो दाएं हाथ का अंगूठा नियम, दायां हाथ का अंगूठा। जैसे कि दायां हाथ का आपको अंगूठा देखिए, माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा एक रहता है। तो वह क्या करता है, अंगूठा किस चीज को दर्शाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के नियम को प्रकाश दर्शाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि लेंस का शक्ति की एसआई मात्रा क्या होता है। तो लेंस का शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। मीटर होता है, या फिर आपका यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, या फिर डायोप्टर डी होता है, या फिर न्यूटन होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर डी होता है। क्या होता है, डायोप्टर डी। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि एसआई वाला आपके अधिकतर आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से पूछता है। तो लेंस का शक्ति का एसआई मात्रा क्या होगा, डायोप्टर डी हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जो उत्तल दर्पण में बनता है उसमें वास्तविक उल्टा बनता है, या फिर आभासी सीधा और छोटा बनता है, या फिर वास्तविक और बड़ा बनता है, या फिर आभासी और उल्टा बनता है। जो उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो बोल रहा हूँ आपका कैसा होता है। तो आभासी सीधा और छोटा होता है, आभासी सीधा और छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में कैसा बनता है। तो आभासी उल्टा और बड़ा बनता है उसमें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि 7 अम्ल क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया होता है ना, तो क्या कहा जाता है उसे। तो उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीकरण अभिक्रिया। इसका 3 क्वेश्चन आता है, एक अम्ल वाला आता है, एक क्षार वाला आता है, एक आपका 7
का बराबर आता है। तो 7 का जब भी पूछे कि 7 का बराबर है तो उदासीन हो जाएगा। और अमल ये पूछे, अमल ये क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। तो इसमें आपको हम शॉर्ट में बता दिए। अगले वीडियो जो हम उसमें बताए हैं ना, उसमें आपको हम इसको बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं और अच्छे तरीके से बता दिए हैं। तो इसको देखने के बाद वो वाला जाके आप देख लीजिएगा और अच्छा से वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे रासायनिक सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक सूत्र वाला भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे होता है CaSO4 1/2 H2O, मतलब CaSO4 1/2 H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार ये आपका एग्जाम में आ चुका है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि धातु अम्लीय से अभिक्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न करती है। जो धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करके सामान्यतः कौन सा गैस का उपयोग करता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग करता है या फिर हाइड्रोजन का उपयोग करता है या फिर नाइट्रोजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हम लोग आंसर होगा ना, ये धातु जो है अम्ल में अभिक्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस का उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है। तो बोल रहा है कि कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है। लोहा होता है, तांबा होता है, पारा होता है, सोना। इसमें 90% बच्चों को इसमें पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 90% बच्चों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या। अगर आपको पता है तो कमेंट में आप पहले बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में क्या पाया जाता है, आपका पारा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि साबुनी कठोर जल में कम झाग क्यों देता है। जो साबुन है, साबुन बोल रहा है कि कठोर जल में झाग कम क्यों देता है। कठोर जल आपका क्या होता है, तो कठोर जल पूरा ठंडा पानी होता है। उसमें बोल रहा है कि झाग, आप देखिएगा ठंडे महीने में जब आप कपड़ा में साबुन कीजिएगा, कपड़ा में साबुन लगाइएगा, फिर शरीर में लगाइए नहीं, झाग थोड़ा कम करेगा। क्यों कम करता है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि किसके कारण कम करता है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण करता है। किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। एथेन जो है ना, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, C2H6 होता है, फिर C2H4 होता है या फिर C3H8 होता है। तो एथेन का आणविक सूत्र आपका यहाँ पे क्या होता है, तो एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6 होता है, यानी कि कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 होता है। जैसे कि हम लोग इसको इस तरह से बनाते थे ना, आपको यहाँ पे NCERT में बताया होगा, कार्बन कार्बन है, इसका साइड में क्या होता है यहाँ पे, तो आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन होता है। इस तरह से यहाँ पे कितना है आपका कुल, तो हाइड्रोजन 6 है। एथिलीन में क्या होता है, हाइड्रोजन 6 और कार्बन 2 होता है। जैसे कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन आपका चारों तरफ दिख रहा है, हाइड्रोजन 6 और कार्बन, देखिए कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है। जो मानव का शरीर होता है ना, वहाँ आपको जो हार्मोन निकलता है इंसुलिन हार्मोन, तो किस ग्रंथ से निकलता है, तो यहाँ पे आपका किस ग्रंथ से निकलता है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे क्या बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है थायराइड से, या फिर आपका यहाँ पे थायराइड से, या फिर यहाँ पे अग्नाशय से, या फिर पीयूसी ग्रंथि से, या फिर अधिविकृत ग्रंथि से। तो किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को बोला गया है कि पौधों में प्रकाश की ओर वृद्धि किस हार्मोन के कारण होता है। पौधों में जो प्रकाश में वृद्धि होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है। तो पौधा में जो प्रकाश की वृद्धि के कारण होता है, जैसे कि धूप आता है, तो धूप आता है उसको क्या होता है, प्रकाश मिलता है, तो उसमें जो वृद्धि का कारण है वह किसके कारण होता है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या है हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन के कारण होता है, इंसुलिन के कारण होता है, थायराइडसन के कारण होता है, या फिर एड्रेनलिन के कारण होता है। तो क्या होता है, ऑक्सी के कारण होता है, ऑक्सीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीन है, ऑक्सीन के कारण होता है। ये थोड़ा अनपटांग है, इसीलिए
जीव थोड़ा पलट नहीं रहा था। अब आइए देखते हैं जीव थोड़ा पलट नहीं रहा था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। तो मनुष्य में जो बोलता है कि लिंग निर्धारण होता है किस गुणसूत्र से द्वारा होता है, इसमें मनुष्य दिया था। अगले अगले में जो हम बताए थे उसमें पूछा था कि मादा में गुणसूत्र क्या क्या होते हैं, और फिर पुरुष में आपका जैसे कि पुरुष है, पुरुष में आपका गुणसूत्र क्या क्या होता है, तो उसमें आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा रखे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप बाद में देख लीजिएगा। तो इसमें बोल रहा कि मनुष्य के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है, तो एक्स और वाई के कारण होता है। किसमें होता है लिंग निर्धारण? लिंग मतलब क्या होता है? लिंग मतलब पुरुष होता है और महिला तो होता नहीं है। तो लिंग निर्धारण बोल रहा किस कारण से होता है? एक्स और वाई के कारण से। जैसे कि आपका, जैसे कि क्या मान लीजिए आप है और आपका पत्नी है, आपका अभी शादी तो हुआ नहीं है भाई। आज चलिए हटाइए इसको, आगे हम लोग देखते हैं। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है। तो द्विखंडन द्वारा जनन आपका किसमें होता है? तो अमीबा में होता है, या फिर हाइड्रा में होता है, या फिर ईस्ट में होता है, या फिर फेलेनेरिया में होता है। तो बोल रहा है कि द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है। तो द्विखंडन द्वारा आपका जनन किसमें होता है? तो अमोनिया में होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा था? अमोनिया में। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है हम लोग को यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 17 में है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। पूछ रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो भाई साहब डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, या फिर हाइड्रोक्सी न्यूक्लियर अम्ल है, या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यानी कि पूछ रहा है कि डीएनए का जो पूरा नाम पूछ रहा है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया मानव में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र होता है आपका? तो 22 जोड़ा होता है, या फिर यहाँ पे 23 जोड़ा होता है, या फिर आपका 44 जोड़ा होता है, या फिर यहाँ पे आपका 46 जोड़ा होता है। तो कितना जोड़ा होता है मानव की सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में सामान्यतः कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? तो 23 जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया? जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण आपका कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जैसे कि आपका यहाँ पे पहला है कि प्लास्टिक है, कांच है, फिर यहाँ पे सब्जियों के छिलके है, या फिर यहाँ पे आपका क्या है? पॉलीथीन है। तो कांच है, प्लास्टिक है, सब्जियों के थैले है, या फिर पॉलीथीन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सब्जियों का थैले। क्या है आपका? सब्जियों के। जैव निम्नीकरण पदार्थों का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? सब्जियों का थैले। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक और यहाँ पे आपका ट्रिक आया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आपका 3 ऑप्शन छोटा दिख रहा है, एक ऑप्शन काफी आपको बड़ा दिख रहा है, तो आप उसमें बेहिजक मार दीजिएगा बड़ा वाला ऑप्शन। यानी कि आपका 90% होता है ना, 99% चांस है कि वही आपका राइट आंसर होगा। नहीं भी आता, अगर तुक्का भी लगाइएगा ना, तो जो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे और 3 को छोटा दिखे, तो वही वाला आप राइट क्लिक कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसी में आपको लगा देना है, ठीक है? आपका 100% सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को क्या बोला गया है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक जो ऊर्जा होता है, बोल रहा कि किस स्तर पर होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर होता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है, फिर उत्पादक होता है, या फिर तृतीय उपभोक्ता के पर होता है। तो किस पर होता है आपका खाद्य प्राथमिक श्रृंखला? तो किस पे होता है? खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत पर होता है? तो उपभोक्ता पर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 20 का 20 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और इससे पहले मैंने और 20 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन बता रखे हैं। वहां से आपका एग्जाम में, वहाँ अगर वो क्वेश्चन आप कर लिए ना, तो एग्जाम में हमको नहीं लगता है वहाँ से आपका 8 से 9 क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। 100% है आपका एग्जाम में छप गया। इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे है कि VBI और उतना बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाए हैं। एक बार जाके आप जरूर देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, उससे आएगा ही आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। मेरे लोगों पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सीरियली आ जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा। मैंने मैथ का भी बता रखे हैं और साइंस का भी बता रहा था। आपको साइंस वाला जहाँ पे दिखेगा उस पर आप क्लिक करके
जा सकते हैं। और मैथ का भी बता रहे हैं, अगर मैथ का भी पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैथ का दोनों हम बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे मैं वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपका तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।